संडे यानी फंडे मतलब डबल हेडर। यहाँ पे 4 टीमें खेलेगी। आज जो 4 टीमें खेल रही है ना, गुजरात टाइटंस, सीएसके, वहीं पे अगर आप देखेंगे केकेआर और एसआरएच, ये चारों आईपीएल ट्रॉफी विनिंग टीम्स है। लेकिन सिर्फ एक ही टीम के पास मौका है इस बार आईपीएल ट्रॉफी को हाथ लगाने का, वो है गुजरात टाइटंस। बाकी तीनों टीमें इस सीजन प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ है। काफी खिलाड़ियों के बारे में बात करने के लिए चलिए बात करेंगे। देखिए, अहमदाबाद के इस पिच पे ना बैटिंग करना बहुत अच्छा है। जो औसतन फर्स्ट इनिंग का स्कोर है ना, वो लगभग 215 का है। ये पिच बहुत मिक्स मिट्टी की पिच रहती है। लाल और काली मिट्टी को मिलाया जाता है, वो भी देखने को मिलती है। काली मिट्टी की पिच है, वो भी देखने को मिलती है। और लाल मिट्टी की पिच सभी पे रन है, अनलेस रोलिंग काली मिट्टी पे कम होता है तब रन कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप टॉस जीते ना, पहले बैटिंग भी कर सकते हो। और अगर आपने 220-230 का आंकड़ा पार कर दिया तो फिर दूसरी टीम उसको चेज नहीं कर पाती। तो ये एक सोच हो सकती है जो भी टीम टॉस जीते। गुजरात टाइटन की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पिछले मैच में ना तीनों बल्लेबाज बटलर, साई और शुभमन जल्दी आउट हो गए। अब जल्दी आउट हुए तो हुआ क्या, एक तो मैच हार गए, लेकिन दूसरा एक पॉजिटिव भी हुआ कि शाहरुख खान और रदरफोर्ड को ना गेम टाइम मिला। शाहरुख खान की पहली हाफ सेंचुरी देखने को मिली और गेम टाइम भी मिला। साझेदारी भी बहुत बढ़िया हुई दोनों के बीच में। तो जब मिडिल ऑर्डर को थोड़ा गेम टाइम मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ना ये गुजरात के लिए अच्छी चीज़ है। हालांकि मैच हारे हो, अब हारोगे ना, अब इतनी सारी मैचेस खेलते हो प्लेऑफ्स में, 13 मैचेस में आप सिर्फ 4 ही मैच हारते हो, इसका मतलब आपने काम बड़ा अच्छा किया है। और बाकी गेंदबाजों या बल्लेबाजों को गेम टाइम होना बड़ा जरूरी है। तो ऑल इन ऑल इतना भी बुरा नहीं था गुजरात टाइटंस के लिए मैच हारने के बाद भी। शाहरुख खान हाफ सेंचुरी बनाई प्लेऑफ से जस्ट पहले, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर गुजरात के मैनेजमेंट के लिए। देखिए, क्योंकि तमिलनाडु के लिए ना मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाई शाहरुख खान ने अपने जबरदस्त फॉर्म के चलते। क्या गुजरात के लिए वही काम कर सकते हैं आईपीएल में? ये एक बात पे जरूर तवज्जो देना होगा। और जिस तरह से बड़े बड़े शॉट लगाए, ऑफसाइड का खेल जिस तरह से इस साल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वो देख के अच्छा लगा है। एक चीज पे मैं जरूर तवज्जो दूंगा, जब शाहरुख खान आगे बैटिंग करेंगे, शॉर्ट बॉल पे कितना अच्छा खेलते ये मैं देखना चाहूंगा। क्योंकि अगला पैर अगर आप देखेंगे ना उनको बैटिंग करते हुए, वो प्लांट करते थे। जल्दी अगर आप प्लांट कर दोगे ना तो आप स्टक हो जाओगे। वो कई बार मुझे लगता है शॉर्ट बॉल पे इस वजह से लेट हो जाते हैं। उस पर अगर वो चीज़ थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी शाहरुख के लिए भी और गुजरात की टीम के लिए। देखिए, गुजरात को ना 2 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उनका जो 5वां गेंदबाज है, जो उनका 5वां गेंदबाज है ना, कई बार अरशद खान खेलता है, कई बार ईशांत शर्मा खेलते हैं। तो अब इनको एक कंटिन्यूटी मिलना ना मेरे हिसाब से बड़ा जरूरी है। और दोनों ने जब जब मौका मिला ना तब तब बेहतर काम करने की कोशिश की है। जबकि ईशान का इकोनॉमी ज़्यादा है अरशद खान के बनिस्बत, क्योंकि अरशद खान तो इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। एक खिलाड़ी के साथ आगे चलना पड़ेगा इनको, जो उन्हें लगता है कि ये खिलाड़ी प्लेऑफ्स में खेलने वाला है हमारे लिए। और इसी बात पे ना रबाडा की बात आ जाती है। देखिए, रबाडा प्लेऑफ्स में नहीं है तो कोइजे आपके पास बैठे, उन्होंने बैटिंग में आपको मैच जिताया, मुंबई के सामने क्रूशियल मैच था वो। तो फिर क्या आप कुर्सियों को नहीं खिलाएं? मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, ताकि उन्हें गेम टाइम भी मिले, ताकि उनका रिदम भी बना रहे। तो रबाडा को आप बेशक आराम दे दीजिए, उनको रिकवरी मिल जाएगी, अपना WTC फाइनल की तैयारी भी कर लेंगे वो। और साथ ही में कुर्से जो हिट द डेक करके गेंदबाजी करके उनका रिदम भी लेके आएंगे। और वो अच्छे गेंदबाज है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, बल्कि बैटिंग तो उनसे ज़्यादा अच्छी है रबाडा से। सो वो एक चीज़, ये 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और एक और, रशीद खान का जो इनकंसिस्टेंट फॉर्म है ना, वो थोड़ा परेशानी का सबब रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। देखिए, और वो क्रूशियल टाइम पे ना बड़ा जरूरी होगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच में 2 ही ओवर अगर आप डालते हो और मार पड़ती है आपको, तो ये दिक्कत वाला काम है। क्योंकि ऐसा लगा था मुंबई के सामने 4 ओवर में 21 रन दिए थे, अच्छे फॉर्म में आ गए थे, अच्छी लय में आ गए थे। खुद उन्होंने कहा भी था कि मैं 70-75% ना फॉर्म में हूँ। लेकिन पूरी तरह से फॉर्म आना, 2-3 मैचेस एक साथ लगातार परफॉर्म करना, वो ज़रूरी है ताकि आप मेंटली बहुत बेहतर फील करें। तो वो अब बड़ा चैंपियन गेंदबाज है राशिद खान, उसको वो एक चीज़ पे तवज्जो देना होगा ताकि ओवरऑल बॉलिंग यूनिट बहुत पुख्ता लगे। बाकी गेंदबाज तो काम कर रहे हैं ना, सिराज काम करे, प्रसिद्ध कृष्णा काम करे, साई किशोर काम कर रहे। अब उसमें राशिद खान और वो 5वां गेंदबाज कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा तो फिर वो गुजरात की जो बॉलिंग यूनिट हम कहते हैं कि बहुत मजबूत है, वो दोबारा फिर नजर आएगी। खुद को खिलाना चाहिए ना। गुजरात की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, शफन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तिवतिया, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा की जगह पे मैं पर्सनली चाहूंगा जराल कुर्जियो को खिलाया जाए और उसके बाद अरशद खान। ये मेरी प्लेइंग 12 है। अब गुजरात क्या करती है ये जरूर देखना है। सीएसके कोर की तलाश कर रही है और लगभग सेकंड हाफ के बाद सीएसके को इस सीजन में
वो कोर मेरे हिसाब से मिल भी गया है। चाहे वो डेवल ब्रेविस हो जो मिडल ओवर्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, और ये जो साल रहा है 2025 का, ये इनका सबसे बेहतरीन साल रहा है। चाहे वो साउथ अफ्रीकन टी20 ऐसे टी20, वहाँ पे भी 184 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लगभग 50 का औसत, और यहाँ पे भी पूरी तरह से 7 से लेके 15 ओवर में ना भाई ये टॉप 5 बल्लेबाजों की फहरिस्त में आते हैं रन स्कोरिंग में, जबकि पूरी सीजन खेले नहीं है इस सीजन आईपीएल में, और स्ट्राइक रेट के मामले में भी मिडिल ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से बहुत बड़ा पॉजिटिव। ब्रेविस, आयुष मात्रे पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और देखिए इनफील्ड को बहुत अच्छे से, वो हम कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में टपाते हैं, बहुत अच्छे से वो शॉट लगाते हैं ऑन दी अप। वो एक बहुत बढ़िया बेबाक खिलाड़ी मिलाए, तो इन दोनों के साथ आगे जाके ये कोर बनाना बड़ा जरूरी है। और एक और उर्विल पटेल, जिसके बारे में मैंने तारीफ भी की थी, जिसका स्ट्राइक रेट भी 171 का है, पिछले मैच में मिस आउट कर गए थे, उससे पहले मैच में 31 की अच्छी पारी खेली थी अपनी डेब्यू इनिंग में। अब वो मिस आउट ना करना उनके लिए भी बेहतर है, और सीएस के लिए भी। मैं यूं इसलिए कह रहा हूं कि टॉप हैवी जाना बड़ा जरूरी है सीएसके के लिए। टॉप हैवी जाके फास्ट खेलना बड़ा जरूरी है, और उसमें अगर ये लड़का उर्विल पटेल अच्छा फिनिश करेगा ना, तो उसके लिए और टीम मैनेजमेंट को ना एक अच्छा पॉजिटिव मिलेगा कि यार अगले साल हम इसे दोबारा लेके आए, तो वो भी मेरी नज़र रहेगी। लेग साइड पे ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन मेंटली ना आपको ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लेग साइड पे मारो, वो आपका आंख है, लेकिन ध्यान हमेशा ये रखो कि पहला एम आपका सीधा होना चाहिए मारने के लिए। अगर वैसा करेगा ना खिलाड़ी, तो ज़्यादा देर तक शेप में रहता है, और शेप में रहेगा तो लेग साइड की गेंद ना वो लेंथ के हिसाब से आई जाएगी। वो एक उर्विल पटेल को ध्यान देना पड़ेगा। मेरी नज़र 3 खिलाड़ियों पर रहेगी, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। ये तीनों ने ही ना वो जो एक सीनियर खिलाड़ी जिसके पास 17-18 सीजन का एक्सपीरियंस रहता है, मैच विनिंग एक्सपीरियंस रहता है, वो परफॉर्मेंस दिखाया है नहीं। एजिंग वॉरियर्स है ये तीनों। अब सबसे बड़े परेशानी का सबब धोनी के सामने क्या है? फिनिश लाइन नहीं कर पाए, फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाएंगे तो क्या आपको आगे जाके ये कंटिन्यू करना है? फ्रेंचाइज क्रिकेट है, मैं जानता हूँ। इंडियन क्रिकेट होता अलग बात होती, मैं सीधा बात करता कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अब फ्रेंचाइज क्या करती है? फ्रेंचाइज बहुत सारी चीज़ें सोचती है, मार्केटिंग ये वो, लेकिन फिर भी ये तो टीम गेम है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी को इस बात का ध्यान देना होगा। हालांकि टीम अच्छी बना रहे हैं अभी। देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट छोड़ेंगे भी ना, तो भी ये टीम तो बनाते रहेंगे, और अच्छी कोर मिली है। तो अब यहाँ पे इनका क्या रोल होता है आगे जाके वो देखना होगा। और रविचंद्रन अश्विन की सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये था ना कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने इनके इस साल के आंकड़े बहुत बुरे हैं। अपने पूरे करियर में देखेंगे ना अश्विन को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को तो यार भाई साहब हिलने नहीं देते थे। लेकिन अगर वही आंकड़े इतने खराब हो जाएंगे ना, तो फिर ये सवाल होता है, क्या उनका रिदम, क्या उनकी एज, क्या उनकी फिटनेस, क्या उनके सामने आके खड़ी हो रही है? और ऐसा भी नहीं कि बैटिंग में उनका इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर भी बैटिंग का इस्तेमाल किया। ऐसा भी नहीं कि मौके नहीं दिए, बिल्कुल मौके दिए उन्हें। तो क्या सीएसके उनके साथ कंटिन्यू करना चाहेगी आगे जाके? रविंद्र जडेजा के सामने सवाल आता है, गेंदबाजी में ना उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। बैटिंग में ऊपर बैटिंग की है, लेकिन रन बनाने के बावजूद एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि भाई स्पिन के सामने उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है नहीं। तो ये 3 खिलाड़ियों के साथ सीएसके क्या करना चाहेगी? बड़े खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी खुद भी डिसीजन लेते हैं, तो ये एक मेरी नज़र रहेगी कि ये सीज़न वो किस तरह से ख़त्म करते हुए आने वाले वक्त में क्या है। मेरा ये अपना ओपिनियन है, वो मैं आगे ज़रूर दूंगा आप लोगों को। सीएसके की प्लेइंग 12 पे नज़र डालते हैं। आयुष मात्रे, डेविन कॉनवे, उर्विल पटेल। डेविन कॉनवे के पास ये अपॉर्चुनिटी अच्छा फिनिश करने की, अहमदाबाद की बहुत अच्छी यादें हैं उनके पास उस पिच पे, तो मुझे लगता है डेविन कॉनवे को इंजॉय करना चाहिए अगर वो खेलते हैं इस पिच पे। उर्विल पटेल के बाद रविंद्र जडेजा, डेवल ब्रेविस। भाई साहब ये एक बहुत बढ़िया लड़का मिला है जो बहुत सालों तक सीएसके को सर्विस दे सकता है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन खिलाना चाहिए। नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल खम्बोज, मतीशा परिराना और शिवम दुबे। ये मोटा मोटा मुझे लगता है प्लेइंग 12, अनलेस लास्ट मैच है सीएसके सोचती है यार हमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है, बाकी खिलाड़ियों को खिलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल हो सकता है। ये एक मैचअप मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि डेवल ब्रेविस का जो मैचअप है, मैं साई किशोर और रशीद खान के सामने देखना चाहूँगा कि किस तरह से काउंटर करते हैं डेवल ब्रेविस। जो इन फॉर्म है, राशिद खान का फॉर्म गड़बड़ है, साई किशोर का फॉर्म बहुत अच्छा है। क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि वो शॉट लगाते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं, हवाई फायर करते हैं, तो वहाँ पे ना क्या स्टंप को और पैड्स को टारगेट किया जाए दोनों ही गेंदबाज की तरफ से, और पेस वेरी की जाए साई किशोर की तरफ से, ये मैं देखना चाहूँगा। आयुष मात्रे बना मोहम्मद सिराज। देखिए मोहम्मद सिराज की जो आउटस्विंग है ना, वो आयुष मात्रे के लिए अच्छा है बैटिंग करने के लिए, लेकिन
अगर वो स्क्रैम्बल सीम से अंदर डालते और लेंथ से गेंद अंदर आई, आयुष मात्रे तकलीफ में आ सकते हैं। ये मेरा मानना है, लेकिन एक एक्साइटिंग बैटल दोनों की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगर अश्विन खेलते हैं तो साई सुदर्शन, जॉस बटलर के सामने, शुभमन गिल के सामने, ये तीनों के सामने एक अच्छा मैचअप हो सकता है। लेकिन पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की है अश्विन ने, खेलना एक सवाल रहेगा, लेकिन अगर वो खेलते तो ये मैचअप अच्छा हो सकता है। मेरा ये मानना है गुजरात ये मैच बिल्कुल मार सकती है। सीएसके पे डिपेंड करेगा, ब्रेविस कितनी अच्छी से बैटिंग करते हैं, पावर प्ले कितना अच्छा चलता है, आयुष मात्रे कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें सही होनी पड़ेगी, तब जाके ये मैच सीएसके जीतेगी। वरना मेरा दावा इस मैच में गुजरात टाइटंस पे जो 20 अंक पे पहुंच जाएगी। संडे की शाम का मुकाबला केकेआर बनाम एसआरएच पिछले साल की फाइनलिस्ट थी, इस बार बाहर हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से। आखिरी मैच में जीत के साथ निकलना चाहेगी, पहले मैच का बदला भी लेना चाहिए ना। हैदराबाद बहुत बुरी तरह से हराया था केकेआर ने, वो भी उनके जहन में होगा। और केकेआर चाहेगी नहीं, हम अच्छे से सीजन को खत्म करें ताकि हमारे पास ना बहुत कुछ हो बेहतर प्लानिंग करने के लिए, और हमें पता चले कि हमारे कौन से खिलाड़ी जिनको हम रिटेन करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे केकेआर। पिछला मैच कोलकाता का ना वॉश आउट हो गया, बेंगलुरु में था, एक पॉइंट मिला, वहाँ पे सीजन वहीं पे खत्म हो चुकी थी। जो भी मैथमेटिकली आउटसाइड चांस था, कोई चांस था नहीं लेकिन मैथमेटिकली, तो फिर वो भी पानी के साथ चला गया। दूसरी बात देखिए, कोलकाता ना एक ऐसी टीम रही है इस सीजन जिसमें परेशानियों का सबब बहुत रहा है, चाहे वो गेंदबाजी में, चाहे वो बैटिंग में। लेकिन एक पिन पॉइंट अगर मुझे बात करनी हो तो मुझे लगा स्पिन को खेलने की जो एबिलिटी मिडिल ओवर्स में नहीं थी, वो सबसे बड़ा पहलू था केकेआर की नाकामी का इस सीजन। अब केकेआर की नाकामी स्पिन खेलने की कैसे थी, बहुत सारे मैचेस के एग्जाम्पल है जहाँ पे आप 200 रन चेस कर रहे हो, 6 ओवर से लेके 10 ओवर तक एक भी चौका नहीं आ रहा है, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ एक मैच नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी मैचेस थे जहाँ पे स्पिन के सामने बहुत स्ट्रगल किया है। अब वो दिक्कत क्यों है, आपके पास अगर 9 बल्लेबाज है, उसके बाद भी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, आप उथल पुथल बहुत करते हैं बैटिंग ऑर्डर में, तो एक सेटल नहीं होता। मुझे लगा कि सबसे बढ़िया पॉजिटिव था ना इस सीजन, तो मुझे लगा अंकुरिश रघुवंशी था, उसको डेजिग्नेटेड 4 नंबर बैटिंग करा देना चाहिए था ताकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेले। स्वीप, रिवर्स स्वीप से चिट सब है इसके पास, लेकिन वो रेगुलर देखने को वहां पे नहीं मिला। उसके बाद अजिंक्य रहाणे का नंबर 3 पे बैटिंग करना, ये ओवरऑल टीम के लिए अब अच्छा नहीं रहा। या तो अजिंक्य रहाणे ऊपर बैटिंग करे, या तो फिर अगर नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे तो फिर वो स्पिन को अगर चौके नहीं आएंगे 4-4 ओवर तक, जब वो बैटिंग कर रहे सेट हो गए, तो फिर वो अपना काम कर नहीं रहे। वो स्ट्रगल भी इसलिए करते हैं ना कि उनके पास वो स्वीप शॉट नहीं है, उनके पास वो पावरफुल गेम नहीं है स्पिन के सामने, फास्ट बॉलर के सामने। तो अगर आप देखेंगे उनका ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट रहा है इस सीजन 146 का रहा है, उसमें भी पावर प्ले में 180 का स्ट्राइक रेट है। पावर प्ले के बाद वो स्ट्राइक रेट ना लगभग 110 का हो जाता है, वहाँ पे स्पिन आती है, स्पिन के सामने स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। तो आपको 2 अजिंक्य रहाणे देखने को मिलते हैं। अब वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, वेंकटेश अय्यर को नीचे जाना पड़ रहा है। वेंकटेश अय्यर अगर नीचे जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा गेंदें मिलती नहीं है। उनका जो आपके सबसे हाईएस्ट पेड जो खिलाड़ी है ऑक्शन में, अब उनको ज़्यादा गेंदें नहीं मिलेगी, उनका उस तरीके से फॉर्म नहीं रहेगा, तो भी दिक्कत आएगी। उनका भी तो गेम नंबर 3 पे है ना भाई, जब चैंपियन बने थे तो वही ऊपर बैटिंग कर रहे थे। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर को लगातार शफल करना, एक तरीके से प्लेयर को सही जगह पे नहीं खिलाना, उसमें बहुत परेशानी रही है केकेआर के लिए। केकेआर के लिए ना वो पंजाब का मुकाबला, जहाँ पे सिर्फ 100 के करीब ही आपको रन चेस करना है, और वहाँ पे जब आप आते हो ना पहली गेंद से सिर्फ ये दिखाते हो कि यार हमें जल्दी मैच खत्म करना है, जबकि आपको ना थोड़ी प्लानिंग बेहतर करनी थी, थोड़ा किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी 10-15 ओवर खेलने की, और वो स्कोर हो जाता भाई, वो आराम से हो जाता। उसके बाद ना मुझे लगा कि उस टीम ने विश्वास खो दिया था। जब आपके सामने कम स्कोर है और आप उसको चेज नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंस पे धक्का लगता है, और पंजाब के सामने हार इतने कम स्कोर में उनके कॉन्फिडेंस को धक्का दिया। दूसरा, क्लच मोमेंट जो होते हैं ना, उसको सीज नहीं कर पाए। राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत तो गए 2 रन से, 71 पे 5 गिरा दिए थे राजस्थान के। अब वहां से लेके सिर्फ आप 2 रन से ही मैच जीते हो, मतलब आपने जो गेम को पकड़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए, वो किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, वो भी नहीं दिखाई। जबकि आपके पास वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ऐसे गेंदबाज है यार, आपके पास 8 ओवर के गेंदबाज हैं, तो गेम जो चलाना भी होता है ना फील्ड पे, वो भी इतना अच्छे से चलाया नहीं। उसमें एंड्रे रसेल देखिए लेट फॉर्म में आए, एंड्रे रसेल की गेंदबाजी को भी कम इस्तेमाल किया। जरूर मुश्किल काम है एंड्रे रसेल की गेंदबाजी को इस्तेमाल करना, क्योंकि इंजरी प्रोन है वो खिलाड़ी, लेकिन आप अगर बतौर एंड्रे रसेल जो इतने साल से रिटेन है, इतने बड़े मैच विनर है, सिर्फ आखिर के 2 मैच में ही अभी रेगुलर फॉर्म में नजर आए और जिसमें रन बनाए उन्होंने, क्रूशियल टाइम पे रन बनाए, तो फिर दिक्कत तो आएगी ना।
क्योंकि आप पे बहुत बड़ा दांव चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें काम नहीं है। इस मैच में किस तरह से ये बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। केकेआर की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। मेरी सोच ये रहेगी कि आप अजिंक्य रहाणे को ओपन करा दीजिए, वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 पे बैटिंग कराइए और सुनील नारायण को एज अ फ्लोटर बैट्समैन की तरह इस्तेमाल करिए। चलिए नजर डालते हैं। रहमतुल्लाह गुरबाज, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी। अंकुरिश रघुवंशी को आप नंबर 4 पे एकदम लॉक कर दीजिए और उसके बाद सुनील नारायण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, एंड्रिक नोकिया, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 होनी चाहिए। अनलेस केकेआर गए कि हमें कुछ ज्यादा बदलाव करने अगले साल के लिए, तो अलग बात है। सनराइज हैदराबाद ने अपने अप्रोच को ट्वीक किया। पिछला मैच जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने एक बात कही प्रेजेंटेशन में, आखिर में ना कहा ना कि भाई हमने ना अपनी जो एबिलिटी है उसको थोड़ा सा टाइम दिया और पिच को असेस करने को, कंडीशन को असेस करने को देखा और उसके बाद हमने ऑनस्लॉट स्टार्ट किया, जो अभिषेक शर्मा ने बहुत बखूबी किया। और ये बात मैं बार बार कह रहा था कि भाई आपको पिच को असेस करना पड़ेगा, आपको अपने अंदाज पे खेलना है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उस तरीके की पिच मिले तब करना है। लखनऊ की पिच उस तरीके की पिच थी भाई, सपाट पिच थी, बाउंस अच्छा था और फिर आप बड़े बड़े शॉट लगाते गए, चाहे वो ईशान किशन थे, अभिषेक शर्मा थे, सभी को रन आए। और जब ऐसा होता है ना तभी आपका बड़ा स्कोर अर्जित होता है। तो वो ट्वीक इन देयर अप्रोच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ये दोनों बड़े अच्छे पॉजिटिव रहे सनराइज हैदराबाद के लिए। देखिए ईशान किशन ने पहले मैच में शतक जड़ा, अभी सेकंड लास्ट मैच में 94 की नाबाद पारी खेली थी, अच्छी बल्लेबाजी की, लेग साइड पे बहुत अच्छा खेले। अब अभिषेक शर्मा देखिए 192 की स्ट्राइक रेट से 400 से ज्यादा रन बना दिए। पिछले सीजन 500 के करीब थे, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अच्छा यहाँ पे खत्म करेंगे तो लगभग वैसा ही सीजन उनका खत्म होगा। तो ओवरऑल उनका भी सीजन बहुत अच्छा गया है। तो ये जो तो पॉजिटिव देखने को मिला है उसमें एक ही है मेरी सोच ईशान किशन के लिए। ईशान किशन को स्पिन के सामने ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे वो ऑफसाइड का गेम इंप्रूव करना है। क्योंकि आगे भी मैं ये कहता हूँ, जिस दिन स्लो पिच आई और जिस दिन स्ट्रेट अवे ईशान किशन स्पिन के सामने खेले और स्पिनरों ने ये प्लान कर दिया कि मुझे ऑफसाइड पे उनको फंसाना है, फंसा सकते हैं, क्योंकि डेड डिफेंस बहुत करते हैं। तो एक चीज पे वो काम जरूर कर सकते हैं। देखिए हैदराबाद के लिए ना गेंदबाजी में दो पॉजिटिव सबसे बड़े लगे मुझे। एक तो पैट कमिंस की जो गेंदबाजी रही उसमें 16 विकेटें मिली, इकोनॉमी 9 के करीब। अब देखिए उन्होंने ना लीडरशिप बहुत अच्छी दिखाई थी कि ज्यादा बदलाव नहीं किए, ज्यादा उथल पुथल नहीं किए। नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा बेटर मैनेज कर सकते थे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऊपर दे सकते थे, खैर लेकिन इतना आसान है नहीं। जब आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करते ना, ये अच्छी निशानी रहती है अच्छे लीडर की, क्योंकि अंडर प्रेशर आप अपने आप को सामने रखते हो और जो भी प्रेशर है ना अपने प्लेयर्स पे नहीं आने देते हो। एक पहाड़ की तरह आप खड़े रहते हो अपनी टीम के लिए, ये बड़ा जरूरी है। जो पैट कमिंस खड़े हुए नजर आए, मुश्किल टाइम में खड़े होना, वही अच्छी लीडरशिप होती है। सो वेल डन ऑन दैट। और फिर ईशान मिलिंगा की गेंदबाजी, उनके यॉर्कर, उनके स्लो रन, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के। लेकिन आगे जाके ना एक अच्छा स्पिनर, एक अच्छा क्वालिटी मैच विनर स्पिनर लेके आना इस बॉलिंग ग्रुप में बड़ा जरूरी है। चलिए पहले हैदराबाद की प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी। मैं देखना चाहूंगा नीतीश कुमार रेड्डी को ना ज्यादा गेंदें मिले बल्लेबाजी के लिए। उसके बाद अनिकेत वर्मा जो पॉजिटिव की मैंने बात की, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जवदेव उनटकड़, ईशान मलिंगा और हर्ष दुबे। हर्ष दुबे ना एक ऐसा स्पिनर नजर आया कि अगर हल्की सी भी ग्रिप मिली ना पिच में तो अच्छी गेंदबाजी करेगा। प्राइस विकेट निकाली, पिछले मैच में विराट कोहली को आउट किया था, तो ये भी एक पॉजिटिव देखने को मिला है। भले ही आप प्लेऑफ से बाहर हो गए, लेकिन आप फिर भी पॉजिटिव की तरफ देखना चाहेंगे जरूर। सो हैदराबाद के लिए कुछ कुछ पॉजिटिव्स हैं। अब अच्छा खत्म करना ये बड़ा जरूरी है। मैचअप पे आते सीधा, ट्रेविस हेड बनाम वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा ने 3 गेंदें डाली है, 2 बार आउट किया है। भाई साहब मुश्किल में डाला है। एक और बार वो जो गेंद स्टंप से बाहर जाती है वो दिक्कत देती है, चाहे वो ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, वो दोबारा तकलीफ में डाल सकते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा का भी उनके सामने जो काउंटर रहेगा वो भी एक एक्साइटिंग रहेगा। उसके बाद ईशान किशन जैसे ही बैटिंग में आए, मैं ये देखना चाहूंगा सुनील नारायण को सीधी गेंदबाजी कराई जाए और वरुण चक्रवर्ती को भी। ये स्पिनर के सामने आते ही वो एक चैलेंज रहता है ईशान किशन को, तो वहां पे वो दाव मार सकते हैं केकेआर के ये दोनों गेंदबाज। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे बनाम जयदेव उनटकड़, 3 बार आउट किया है, स्लोर वन ज्यादा डालते हैं, वो पेस ज्यादा देते नहीं है, तो एक और बार ये मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं पे सुनील नारायण को भी उनटकड़ ने परेशान किया है, तो वहां पे भी ये मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जबकि मेरा ये मानना है कि यार लेफ्ट आर्म गेंदबाज है ना, तो वो जो आंक आता है सुनील नारायण के लिए आसान होना चाहिए, लेकिन 3 बार वो भी आउट हो चुके हैं। तो क्योंकि वो वेरिएशन जो है और मुझे लगता है उनटकड़ ना वो अच्छी लाइन का भी इस्तेमाल करते, कई बार ना फॉलो करते हैं उनके पैड की तरफ, तो इस वजह से ज्यादा रूम देते नहीं है। और दूसरा हेनरी क्लासन, उसके सामने ना आप वरुण चक्रवर्ती को जरूर स्टार्टिंग में लेके आइए
और अगर सेट भी हो तो भी 1 ओवर रखे। और मैं ये देखना चाहूंगा जो गुगली डालते हैं ना वो थोड़ी शार्प गुगली डाले, क्योंकि उनका जो प्लान रहता है हेनरी क्लासन का कि जैसे ही हल्की सी भी शॉर्ट बॉल मिली ना वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश करते हैं। अगर ऑफ द पिच जिप मिली तो एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट हो सकते हैं। देखिए मैच किस तरह से चलेगा। अगर पावर प्ले में विकेट निकाल ली केकेआर ने, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों आउट हो गए जल्दी से, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि जो बाकी बल्लेबाज है ना वो सिर्फ निर्भर रहेंगे हेनरी क्लासन पे। वो स्पिनर का बहुत ज़्यादा दबदबा रहेगा। हालांकि दिल्ली का छोटा मैदान है, हाई स्कोरिंग ये पिच रहती है, बहुत रन बनते हैं, लेकिन फिर भी वो दबाव तो डाल ही सकते हैं। तो मुझे लगता है सब कुछ निर्भर करेगा कि ओपनिंग किस तरह से चलती है, चाहे वो गेंदबाजी से केकेआर की और बल्लेबाजी में सनराइज हैदराबाद की। जो बाजी मार गया वो मैच मार जाएगा।